हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया। खैर, तो एनपीओ का पहला हिस्सा आप लोगों ने देख लिया होगा उम्मीद करूँगा। अगर नहीं देखा तो पहले यही कहूँगा कि पहले जाके आप पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आप पार्ट 2 की तरफ प्रोसीड करिए। तो खैर, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि टोटल जो भी है इस टॉपिक के आपके 6 हिस्से हैं, ठीक है। उसमें से जो पहला पार्ट था प्रिपरेशन ऑफ अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो हम लोगों ने देख लिया था। अब आज की क्लास के अंदर देखना है हमें क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग, हाँ, नाम से लगता है जैसे पता नहीं क्या पढ़ने वाले। फंड बेस्ड अकाउंटिंग एकदम मतलब हाँ, बड़ा आसान है वाकई में, बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि इनिशियली मैं शुरुआत में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बनाऊंगा। जब कंसेप्ट बनाऊंगा, जब रीजनिंग बनाऊंगा, तो बड़े ही दिमाग को खोल के ओपन करके बैठना है आप लोगों को, ठीक है जी, क्योंकि अगर रीजनिंग भी अगर आप पकड़ पाते हो तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। हालांकि देन मैं एक बार रीजनिंग वाले हिस्से को साइड में रख दूंगा, ठीक है। तो अगर सपोज करो थोड़ा बहुत कुछ घोच पोच हो जाए आपके दिमाग में, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। देन हम आएंगे अपने दूसरे हिस्से पर, जो कि होगा आपका कंक्लूजन वाला हिस्सा, और उस कंक्लूजन वाले हिस्से के बाद में हम क्वेश्चन बड़े ही प्यार प्यार से करते चले जाएंगे, बिल्कुल भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें हो सकती हैं रीजनिंग वाले हिस्से में कि ठीक है ये पता नहीं क्या होच पोच हो रहा है, तो उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना आपको। देन जब कंक्लूजन वाला हिस्सा होगा, देन आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, इस बात की डेफिनेटली गारंटी है। एंड आपके सारे ही क्वेश्चन बड़े ही प्यार के साथ में खत्म होते चले जाएंगे, कोई समस्या नहीं आने वाली। खैर, तो चलो इस सबसे पहले धीरे 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 छोटा छोटा कंसेप्ट बनाते हैं। देखो, इस बात में कोई दो राय नहीं कि एनपीओ की जो कि है सबसे ज़्यादा एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या होती है? वो होती है डोनेशन। भाई, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रॉफिट कमाना। तो ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसे एनपीओ को ढूंढ कर, ठीक है, और उन्हें डोनेशन करते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कि ठीक है हम भी डोनेट करना चाहते हैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, तो वो डोनेशन देते हैं, ठीक है। तो मान के चल सकते हो जो एनपीओ है, भाई वैसे तो कोई सामान वगैरह तो बेचता नहीं है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई प्रॉफिट कमाना तो है नहीं। तो कुल मिला के उसकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है वो होती है डोनेशन। तो देखो, डोनेशन की अकाउंटिंग बड़े ही ध्यान से की जाती है, बड़ी ही संभल के की जाती है। आप जो अभी से पहले सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो कि डोनेशन की अकाउंटिंग तो ऐसे होगी, डोनेशन की अकाउंटिंग तो ऐसे होगी वगैरह वगैरह, देखो उसे रख दो साइड में बिल्कुल। और अब जरा ध्यान से सुनना कि डोनेशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यानी कि जब कहीं भी एनपीओ में कोई भी डोनेशन रिसीव होती है तो फिर कैसे उसकी अकाउंटिंग होती है। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत में इनिशियली हम रीजनिंग वाले हिस्से पर चल रहे हैं, ठीक है, बड़ी ही आराम आराम से चलूंगा, कोशिश करूंगा एक एक बात समझ में आए, मगर परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। तो चलो खैर करते हैं जी बातों को शुरुआत। सपोज करो कोई ABC कंपनी नाम से एक एनपीओ ओपन है। एक पर्सन आया वहां पर डोनेशन देने के लिए और उसने 10 लाख रुपए की डोनेशन दी, और उसने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, यानी कि उसने अनकंडीशनल डोनेशन दी है कि ठीक है आप ये 10 लाख रुपए ले लो, मैं डोनेशन करना चाहता हूँ, बस बात खत्म। और उसने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई कि ठीक है आप इस पैसे को यहाँ खर्च करोगे, वहाँ खर्च करोगे, नहीं। उसने बस कहा है मैं 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ, मैं दे रहा हूँ। उसने 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, एनपीओ को पैसा मिल गया, बस बात खत्म हो गई। तो अब इस सिचुएशन में बेसिकली हमारा इस डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा? तो देखो कुछ नहीं, बड़ा आसान। हमारी अगर मैं जर्नल एंट्री वाइज बात करूँ तो हो सकता है थोड़ा सा मैं कहूँ कि सोचो आपकी क्या होगी इसकी जर्नल एंट्री। तो पूरी पूरी उम्मीद है आप सोच पा रहे होगे शायद। जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज बात करूं तो यहाँ ये डोनेशन अकाउंट जो हम क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट, तो यहाँ डोनेशन अकाउंट का नेचर क्या है? एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। तो देखो इसका नेचर है आपका इनकम। हम इसे बड़ी ही आराम से इनकम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीओ इस चीज़ को बड़ी ही आराम से इनकम मान सकता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस पैसे को इनकम मान सकता है? जो पैसा उसे मिलता है विदाउट एनी कंडीशन, जो पैसा उसे मिलता है वो उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, उसे वो पैसा कहीं लौटाना नहीं है, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई बोझ नहीं है, तो ठीक है वो अपनी इनकम मान सकता है। तो इस सिचुएशन में जब केस नंबर 1 के अंदर उसने अनकंडीशनली डोनेशन दी, तो ठीक है हम बोल देंगे कि ओके ये एक अनकंडीशनल डोनेशन है, इस पैसे का हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन बोल रहा है ये बात? एनपीओ बोल रहा है। तो डन, ठीक है, कोई भी समस्या की बात नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, और डोनेशन उस सिचुएशन में एनपीओ की इनकम ट्रीट कर ली जाएगी, बस बात खत्म हो जाएगी। दिक्कत तो कब आएगी? सपोज करो केस नंबर 2 लेते हैं एक। जब ये पर्सन आया है एनपीओ के पास और जाके बोल रहा है कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए देना चाहता हूँ, लेकिन उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल सिर्फ ये जो आप पड़ोस में बच्चों का स्कूल बनाने वाले हो, यानी बिल्डिंग क्रिएट करने वाले हो, इस बिल्डिंग के अंदर ही इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए।
उसने ये नहीं बोला कि आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी से कहीं भी इस 10 लाख रुपए का इस्तेमाल कर लोगे, नहीं, उसने कंडीशनल डोनेशन दी है। उसने बोला है कि ठीक है, आप ये जो अपकमिंग प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, बच्चों का आप स्कूल बनाओगे, प्लेग्राउंड बनाओगे, वट बनाओगे, आपने बच्चों का स्कूल बनाना है, ठीक है जी, तो ये जो बिल्डिंग बनेगी तो इस बिल्डिंग के टुवार्ड्स में ये 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो ये है कंडीशनल डोनेशन। बात यहां आके अटकती है, क्या यहां भी हम पहले की तरह बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन और डोनेशन को अपनी इनकम मान ले? तो नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं मान सकते। तो देखो उस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ नहीं, बड़ा आसान। देखो जर्नल एंट्री अगर बात करें तो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। बस हम बेसिकली क्या कर देंगे, ये है एक स्पेसिफिक डोनेशन जहां स्पेसिफिकली डोनर ने बोला है कि ठीक है मैं इस चीज के लिए डोनेशन दे रहा हूं, ये एक स्पेसिफिक डोनेशन है। तो इस सिचुएशन में जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, जिसे कि मैं कह सकता हूं बिल्डिंग फंड, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। और उस सिचुएशन में मैं उस बिल्डिंग फंड को बिल्कुल भी अपनी इनकम नहीं कहता। इनकम मैं उस पैसे को कहता हूं जो मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता हूं। इनकम मैं उस पैसे को कहता हूं जो मुझे रिसीव हुआ है, मुझे वापस किसी को लौटाना नहीं, मेरे ऊपर कोई बोझ जैसी कोई बातें नहीं है, ठीक है जी, कोई लायबिलिटी जैसी बातें नहीं है, उस चीज़ को मैं अपनी इनकम कह सकता हूँ, जस्ट लाइक केस नंबर 1 में बातें थी। बट केस नंबर 2 के अंदर तो भैया कंडीशन है, रातों की नींद उड़ी रहेगी जब तक उस 10 लाख रुपए को हम सही जगह सही तरह से खर्च नहीं कर देंगे। इन केस अगर थोड़ा भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो हो सकता है हमारे ऊपर केस फाइल हो जाए, सूट हो जाए, बड़ी समस्याएं आ जाएंगी। तो कुल मिला के हम इस सिचुएशन को कैसे ट्रीट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड, एंड बिल्डिंग फंड को हम ट्रीट करते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी, पैसा मिला है और लायबिलिटी, तो देखो कुछ नहीं, बड़ा आसान, इस चीज़ की प्रोसेसिंग में बड़े ही आराम से आप लोगों को समझा सकता हूँ, ठीक है। हम जर्नल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और बैंक तो क्या होता है आप लोग जानते हो, बैंक तो एसेट होता है। और जो बिल्डिंग फंड है मैंने कहा इसे हम मानेंगे लायबिलिटी। और पता है लायबिलिटी क्यों मानेंगे, क्योंकि इस बार कंडीशन लगी है, इसे आप अपनी इनकम नहीं मान सकते हो, है, इसे तो स्पेसिफिकली जहां बोला गया है वहीं खर्च किया जा सकता है, इसे आप अपनी इनकम नहीं मान सकते। तो देखो इस ट्रांजेक्शन की प्रोसेसिंग कुछ कैसे होती है, ये एसेट है, बैंक एसेट है, और जो बिल्डिंग फंड है वो लायबिलिटी है। तो कुल मिला के ये चीजें पहुंचती हैं हमारी बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट के अंदर मेरे एसेट साइड के अंदर बैंक का बैलेंस दिखाया जाता है 10 लाख रुपए, और जो मेरी लायबिलिटी है वहां पर बिल्डिंग फंड दिखाया जाता है 10 लाख रुपए। अब सपोज करो जब इनिशियली हमें डोनेशन मिली तो ठीक है, 10 लाख रुपए बैंक में आ गया और 10 लाख रुपए मेरी जो कि है बिल्डिंग फंड के अंदर हमने शो कर दिया। अब सपोज करो धीरे धीरे खर्चा होगा, खर्चा भी तो होगा, धीरे धीरे मैं बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करना शुरू कर दूंगा। सपोज करो मैंने थोड़ा सा सपोज 2.5 लाख का खर्चा कर दिया, 2,50,000 रुपए का खर्चा कर दिया, तो होगा क्या भाई, मेरी जेब से पैसा जाएगा तो ठीक है, मेरे बैंक से भी कम हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, और मेरे बिल्डिंग फंड से भी कम हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। तो इस चीज़ की प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से चलेगी। तो ठीक है, जैसे ही खर्चा होगा, यानी अब गौर करने लायक बात, जैसे ही एक्सपेंस होगा तो वो हम अपने बैंक से तो कम होना ही होना है, कोई दो राय नहीं है, हम अपने फंड को भी डिडक्ट कर देंगे, सीधी सी बात है। और बड़ा आसान, इन केस अगर सपोज करो फर्दर कोई एडिशनल डोनेशन मिले, वो भी स्पेसिफिकली डोनेशन बिल्डिंग के लिए, अगर सपोज करो अनकंडीशनल डोनेशन मिले केस नंबर 1 की तरह, तो वो तो हम अपनी इनकम मान लेते हैं, उसमें कोई लायबिलिटी का सवाल नहीं है। अगर केस नंबर 2 की तरह सपोज करो फिर से कोई डोनर आए या वही डोनर आए और वो दोबारा से डोनेशन दे, सपोज करो उसने 3.5 लाख रुपए की और डोनेशन दे दी, तो क्या होगा, तो ठीक है बैंक के अंदर फिर से ऐड हो जाएगा, हमारा बैंक में भी पैसा आना ही आना है, और हमारा फंड के अंदर और भी ज्यादा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिला के कंक्लूजन के तौर पर अब जरा बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के तौर पर कंक्लूजन नंबर 1, स्पेसिफिक फंड, चाहे वो बिल्डिंग का हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो प्राइज का हो, यानी स्पोर्ट फंड हो सकता है, प्राइज फंड हो सकता है, मैच फंड हो सकता है, बिल्डिंग फंड हो सकता है। तो जो भी स्पेसिफिक फंड है, स्पेसिफिक फंड इज टू बी शोन इन अ लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। इसके अलावा कंक्लूजन नंबर 2, हमने जाना जब कहीं भी कोई भी एक्सपेंस होता है तो उसे कहाँ दिखाया जाता है, उसे सिंपली उस फंड में से माइनस कर देते हैं। बैंक में है तो माइनस होगा ही होगा, फंड में से भी माइनस कर दिया जाता है। यानी कंक्लूजन नंबर 2 एक्सपेंस का है, क्या, डिडक्ट द रिलेवेंट एक्सपेंस, डिडक्ट द रिलेवेंट एक्सपेंस फ्रॉम द फंड। अगर कोई रिलेवेंट एक्सपेंस होगा, रिलेवेंट एक्सपेंस होगा तो वो फंड में से माइनस हो जाएगा। यानी अगर मैच फंड है तो मैच एक्सपेंसेस होंगे तो वो मैच फंड में से ही माइनस हो जाएंगे। तो खैर, इसके अलावा अगर कोई एडिशनल डोनेशन मिली है तो फिर उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, बड़ा आसान भाई, एडिशनल डोनेशन होगी तो वो फंड के अंदर हम ऐड कर देंगे। तो ठीक है, डोनेशन रिसीव्ड इज एडेड टू द फंड, डोनेशन अगर कोई रिसीव होगी तो वो हम ऐड कर देंगे हम अपने फंड के अंदर। इसके अलावा अब आगे थोड़ा सा और कंक्लूजन बनाते हैं।
भाई एक बात बताओ, वो जो एसेट साइड के अंदर हमारा बैंक बैलेंस नजर आ रहा है, होने को हो सकता तो है ना भाई, जो हमारे पास एग्जिस्टिंगली बैंक बैलेंस मौजूद होता है हम कहीं मार्केट के अंदर उसे इन्वेस्ट कर दें, है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दें, क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें, या बैंक की एफडी में इन्वेस्ट कर दें। वो तो हालांकि बिटकॉइन में तो नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा रिस्की मार्केट है। बैंक की एफडी के अंदर तो इवन जो कि है इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, थोड़ा कम रिस्की है, पैसा डूबने की उम्मीद ना के बराबर है। तो कुल मिला के हम कर सकते तो हैं, यानी कि फंड का जो पैसा है, फंड का जो बैंक बैलेंस है, हम उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि खुद सोच के देखो भाई, पर्सन आया 10 लाख रुपए देके चला गया, अब ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख के 10 लाख रुपए एक ही बार में सिंपली बिल्डिंग में इस्तेमाल हो जाएंगे, पैसा तो धीरे धीरे इस्तेमाल होगा ना। अब उसे बैंक के अंदर बचा के रखो, पैसे का अंडर यूटिलाइजेशन आप कर रहे हो, तो इससे बेटर है उसे मार्केट के अंदर कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो होने को हो सकता है कई बार क्वेश्चंस के अंदर कि फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी दी हुई हो, यानी कि आपने बैंक में से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दी। तो सपोज करो मैं ले रहा हूँ कि हमने सपोज करो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी। तो देखो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर होगा क्या, हमारे बैंक में से पैसे जाएंगे और एक एडिशनल एक नया एसेट क्रिएट होगा। तो सपोज करो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दी, तो बैंक में से पैसे चले जाएंगे 1 लाख रुपए, एंड फिर क्या होगा, एक हमारी सपोज करो हमने बिल्डिंग फंड में से पैसा निकाल के 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है, तो ठीक है हमारा एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा। तो बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट हमारा 1 लाख रुपए से खड़ा हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा नेक्स्ट कंक्लूजन क्या, कि फंड रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट होगी, इन केस अगर फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगी तो वो कहाँ आएगी। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 11 से पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है। तो फंड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इज टू बी शोन in the asset side of a balance sheet. Fund related investment is to be shown in a asset side of the balance sheet. इसके अलावा फाइनली आखिरी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने की थी इसके ऊपर कोई ना कोई रिटर्न तो आएगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर रिसीव किया जाएगा। तो जब कहीं भी कोई भी इंटरेस्ट आएगा, कमाई होगी, तो फिर क्या होगा भैया, खर्चे हो रहे तो फंड में से माइनस कर रहे थे, तो अगर कमाई होगी, इनकम होगी, तो वो फंड में ऐड हो जाएगी। तो बस अगर कोई भी इनकम होगी तो वो फंड में ऐड हो जाएगी। तो जैसे कि हमने लिखा था कि रिलेवेंट एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द फंड, तो ऐसे ही क्या होगा, रिलेवेंट इनकम, यानी कि अगर कोई इनकम रिलेवेंट होगी, आपकी रिलेवेंट इनकम होगी, तो वो आपकी फंड के अंदर सिंपली ऐड हो जाएगी। गौर करने लायक बात, फंड के अंदर ऐड हो जाएगी, फंड्स की इन्वेस्टमेंट में ऐड मत कर देना कभी भी। तो कुल मिला के कंक्लूजन के तौर पर कि रिलेवेंट इनकम इज टू बी एडेड टू दी स्पेसिफिक फंड, जो भी आपका फंड होगा। तो ये कुल मिला के आपके कुछ एक कंक्लूजन्स हैं। इन कंक्लूजन को अच्छे से कॉपी के अंदर लिख लो, बॉक्स बनाकर अच्छे से सजाकर, काले पीले नीले हरे पेन से सितारे वितारे बना के, अगर ये कंक्लूजन आप अच्छे से माइंड के अंदर रिटेन कर जाते हो तो मान के चलो क्वेश्चन करना तो बच्चों का खेल है, वाकई में बच्चों का खेल है। आप लोग क्या बच्चे हो, नहीं, आप लोग तो साइंटिस्ट बन चुके हैं, अब कॉमर्स में आ गए हैं तो साइंटिस्ट बन चुके हैं, एनपीओ पढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है ना। तो बच्चों का खेल है, अब तो क्वेश्चन करना ज़्यादा कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो खैर आओ करें क्वेश्चन की शुरुआत। तो देखो जी, अभी तक की जितनी भी बातें की हमने, काफ़ी सारी रीजनिंग्स की बातें की और थोड़े बहुत कुछ कंक्लूजन्स बनाए, तो उन कंक्लूजन को ज़रूर अच्छे से माइंड के अंदर रिटेन कर लो, और बल्कि मैं तो कहूँगा कि माइंड के साथ साथ अपनी कॉपी में भी अच्छे से लिख लेना, ठीक है जी। उन्हीं कंक्लूजन के बेस पे हम सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। बड़ी आसान से हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन। तो देखो, एक तो जो आपने जाना कि ठीक है जो भी फंड होगा उसे लायबिलिटी में दिखाएंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे, इनकम को ऐड करेंगे, कोई एडिशनल डोनेशन मिलेगी तो उसे भी ऐड कर देंगे। अगर फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टमेंट क्लास 11 से पढ़ते हैं, एसेट होता है तो एसेट साइड में दिखाएंगे। फंड से जो रिसीव्ड बैंक बैलेंस होगा, बैंक भी एक एसेट ही होता है, तो ठीक है उसे भी एसेट साइड में दिखाएंगे अगर होगा तो। खैर इसके अलावा अब देखो, कई बार क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, कोई ऐसा एक्सपेंस भी दिया होगा जिसका कोई फंड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल भाई एक दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड, अगर दिए हुए टूर्नामेंट एक्सपेंस तो ठीक है भाई, टूर्नामेंट फंड है, टूर्नामेंट के ही एक्सपेंसेस हैं, तो एक्सपेंसेस का क्या करेंगे, फंड में से माइनस कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज करो टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है और एक्सपेंसेस किसी और चीज़ के हैं, मैच एक्सपेंसेस हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैच के खर्चों को आप टूर्नामेंट फंड से माइनस कर दोगे। अब भैया टूर्नामेंट एक्सपेंस तो ठीक है ना, टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस जो नाम टूर्नामेंट होगा सर वही एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे। आप ये एज्यूम करके नहीं चलोगे कि टूर्नामेंट का मतलब तो मैच ही होता है, तो ठीक है मैच के एक्सपेंसेस को उसमें से माइनस कर देंगे, नहीं। अब
जो कि क्लास 1 थी उसके अंदर मैंने बोला था कि एनपीओ को हमें काफ़ी सारे हिस्सों में पढ़ना है, जिसमें से पहला हिस्सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का था, दूसरा ये आज की क्लास का है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ऐसे ही आगे चल के एक हिस्सा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या हमें आज वो इस क्लास में करना है? नहीं, बट उसका थोड़ा सा यूज़ हो जाने वाला है। क्या, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो मान के चलो एनपीओ की प्रॉफिटेबिलिटी को शो करता है कि अल्टीमेटली जो एनपीओ है वो सरप्लस में है, फ़ायदे में है कि डेफिसिट में है, नुकसान में है, किस चीज़ में है। तो अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में मिलता है जिसका फंड ना हो तो वो खर्चा, अब अगर कोई खर्चे का आपने फ़ंड बनाया हुआ है तो फंड में से माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर किसी खर्चे का आपने फ़ंड ही नहीं बनाया हुआ तो वो कहाँ जाएगा? जहाँ आम तौर पर सभी खर्चे जाएंगे, कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नाम में ही आ रहा है एक्सपेंडिचर, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जाएगा। ठीक है जी, तो बाकी वो क्वेश्चंस के साथ में मैं बातें कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आओ जरा बिना किसी देरी किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन मैंने भेजे हुए हैं टीएस ग्रेवाल से हैं, जैसा कि आमतौर पर होते हैं। एडिशन चेंज हो सकता है जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबरिंग आपकी बदल सकती है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन भेजे हुए हैं तो आप अपनी बुक के अंदर उन्हें सर्च कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है उससे मैं बातों की शुरुआत कर रहा हूँ। आपको टूर्नामेंट फ़ंड दिया है 50,000, साथ में आपको टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस भी दिए हैं और थोड़ी सी रिसीट्स भी दी है। रिसीट्स का मतलब क्या हुआ? इनकम भी दिया और कुछ नहीं दिया हुआ। और बोला हुआ है कि हाउ आर द फॉलोइंग आर डील, कैसे हम दिखाएंगे इसे एनपीओ के जो कि हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके अंदर। तो ठीक है, टूर्नामेंट फ़ंड है, टूर्नामेंट फ़ंड तो हमारी लायबिलिटी होगा, कैपिटल रिसीट होगा, एक फ़ंड होगा, स्पेसिफिक डोनेशन होगी, तो ठीक है उसे हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। जो एक्सपेंसेस होगा उसे माइनस कर देंगे, जो रिसीट्स है उसे ऐड कर देंगे, बात खत्म। छोटी सी बात है, एक्सपेंसेस को माइनस करो, इनकम को ऐड करो, बात हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, देखो जी, आपको बना के दिखानी है बैलेंस शीट। क्यों बना रहे हैं हम बैलेंस शीट? क्योंकि टूर्नामेंट छोटी सी अपनी बैलेंस शीट बना लेंगे। मैं छोटी सी शब्द का क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि ये कोई कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। यहाँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर तो आपसे सिर्फ इतना मांगा जा रहा है कि आप अपनी इन रिलेवेंट आइटम को कहाँ दिखाओगे, तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्या आपको कोई कंप्लीट डेटा दिया है एनपीओ का कि सभी के सभी खर्चे दिए हैं और सभी के सभी एसेट्स वगैरह लायबिलिटी दिए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो क्या आप कोई कंप्लीट बैलेंस शीट बना सकते हो? नहीं, कोई कंप्लीट बैलेंस शीट तो नहीं बनाई जा सकती इतना डेटा की मदद से। तो क्योंकि ये एक कंप्लीट बैलेंस शीट हम नहीं बनाएंगे तो इसलिए यहाँ बैलेंस शीट के हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्या? एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या ये लिखना कंपलसरी है? नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, ठीक है, मगर अगर आप लिख देते हो तो ये एक अच्छी बात होगी, समझदारी की बात होगी। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि हमें तो एक लिमिटेड डेटा दिया है, ये कोई बैलेंस शीट का कंप्लीट डेटा नहीं है। हालांकि ये आइटम बैलेंस शीट के हैं तो दिखाए तो जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर ही। तो दिस इज ओनली ए पार्ट ऑफ अ बैलेंस शीट, तो इसे एक्सट्रैक्ट हमने ब्रैकेट में लिख दिया। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक पार्ट, एक हिस्सा। खैर, तो टूर्नामेंट फंड हमें दिया हुआ है कितना जी? कितना? 50,000 का। तो ठीक है, टूर्नामेंट फंड हम अपना रिप्रेजेंट कर देंगे 50,000 लायबिलिटी साइड में। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो टूर्नामेंट फंड है इसी के अंदर ही जल्दी ही एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे और इनकम भी ऐड होगी, तो हम इसके जो बैलेंस होगा उसे आउटर कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इनर कॉलम के अंदर ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसे माइनस कर दो तो बस ठीक है। मैंने यहाँ पर लेस भी आप लिख सकते हो, मैंने माइनस का साइन लगा दिया है। और जो रिसीट्स हैं उन्हें ऐड कर दो, बस खत्म कहानी। करना ही क्या है आपको? बस इतना सा काम करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जो एक्सपेंसेस हैं उन्हें माइनस करो, जो रिसीट्स हैं उन्हें ऐड करो, बात खत्म। तो रिसीट्स कितने की है? 20,000 रुपये की हैं और एक्सपेंसेस कितने के हैं? 15,000 रुपये के हैं। तो बस बात खत्म हो गई आपकी। क्या समस्या की बात है? नेट बैलेंस जो भी है उसे आउटर कॉलम के अंदर पहुंचा दो। कितना होगा हमारा नेट बैलेंस? 50,000 के अंदर ये 20,000 ऐड करना है और ये तो ये हो जाएगा आपका 55,000। बस बात खत्म। क्या हम बैलेंस शीट की, जैसे कि आमतौर पर क्लास 11th में हमने सीखा था कि ठीक है दोनों साइड बराबर आती हैं, क्या वो आने वाला है? नहीं, हमें कोई कंप्लीट डेटा नहीं दिया हुआ था तो वो कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ही तो ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिख दिया था हम लोगों ने। खैर, तो बस इतना सा ही क्वेश्चन करना था और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, यानी कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, उसे मैं क्या करूँगा? हाँ, मैं कर दूँगा। हालांकि उसके 2 हिस्से हैं जिसमें से एक हिस्सा आप करोगे और दूसरा हिस्सा मैं आपको करके दिखाऊंगा।
क्वेश्चन दो हिस्सों के अंदर बटा हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पर केस नंबर 1 दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पर केस नंबर 2 दिया हुआ है। ध्यान रखना, केस नंबर 1 का 2 से कोई लेना देना नहीं, 2 का 1 से कोई लेना देना नहीं है। दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट केसेस हैं। लेफ्ट हैंड साइड में केस नंबर 1 है जहां प्राइस फंड, प्राइस एक्सपेंसेस और मैच के एक्सपेंसेस दिए हैं, और केस नंबर 2 में तो ढेरों सारा डेटा दिया है। मैं बेसिकली क्वेश्चन नंबर 7 का केस नंबर 2 करता हूं जहां कंपेरेटिवली थोड़ा ज़्यादा डेटा दिया हुआ है। केस नंबर जो 1 है उसे आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है जी, सॉल्यूशन करके मुझे सेंड करेंगे, चेक कराएंगे। अगर कोई गलती परेशानी होती है तो वो मैं आपको बता दूंगा, बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो केस नंबर 2 के अंदर मैच फंड दिया है कि ठीक है, हमें एक फ़ंड बनाया है मैच के लिए, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी दिए हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। ओके, हमने जाना था ना कभी कभी फंड में से इन्वेस्टमेंट भी कर दी जाती है, तो इन्वेस्टमेंट तो एसेट होता है, तो वो तो एसेट साइड में जाएगा। इसके अलावा हमने जाना था कि जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कई बार कमाई भी होती है, यानी इंटरेस्ट भी रिसीव होता है। इन्वेस्टमेंट की ही किस लिए है? इंटरेस्ट के लिए। तो आगे जाके लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये देखो, ये कंप्लीट एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड और नीचे इन्वेस्टमेंट नजर आ रहा है, बट वो एक कंप्लीट नाम है, ठीक है जी। तो उसे अलग अलग इंटरप्रिटेट मत करना कि इंटरेस्ट ऑन मैच फंड एंड देन इन्वेस्टमेंट, नहीं, वो एक कंप्लीट लाइन है। वो स्पेस के चलते पूरा एक लाइन में आ नहीं पाया। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट दी है? 3000। अब जो भी इनकम होती है उसका तो क्या करते हैं, फंड के अंदर ऐड कर देते हैं, हमने कंक्लूजन बनाया था। आगे लिखा हुआ है प्राइज पेड। अब क्या प्राइज फंड क्वेश्चन में है? नहीं। केस नंबर जो 2 फिलहाल जो हम कर रहे हैं उसमें तो मैच फंड है। तो हमने बोला था अभी थोड़ी देर पहले, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस, अगर कोई ऐसा खर्चा दिया हो जिसका फंड क्वेश्चन में मौजूद ना हो, अगर प्राइस फंड होता तो ठीक है, प्राइसेस पेड उसमें से माइनस हो जाते, बट प्राइस फंड क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, तो डन, ठीक है। इस खर्चे को हम कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो इस बात को जरूर अच्छे से पकड़ के चलो, जो फंड बनाया हुआ है अगर उससे रिलेटेड एक्सपेंस है तो ठीक है, उसके अंदर से माइनस हो जाएगा, लेकिन अगर कोई अननोन एक्सपेंस है, कोई अलग एक्सपेंस है, तो उसे दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आओ जरा करते हैं बात। सबसे पहले हम अपना वही जैसे कि आमतौर पर दिखाते हैं बैलेंस शीट हम लिख देंगे। क्या ये एक कंप्लीट बैलेंस शीट है? निश्चित तौर पर नहीं, ये कोई भी कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये भी पिछली बार की तरह एक एक्सट्रैक्ट ही है। और क्योंकि डेटा वैसे तो दिया नहीं हुआ कि किस ईयर से रिलेटेड है, क्या एज ऑन, जैसा कि आमतौर पर बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं, क्या लिखना ज़रूरी है? मर्जी है आपकी। अगर ईयर दिया हुआ होता तो मान के चलो लिखना कंपलसरी होता, लेकिन अब चूंकि नहीं दिया हुआ तो मर्जी है आपकी। बाकी हाँ, ब्रैकेट के अंदर एक्सट्रैक्ट आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है जी, ये एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन का इंडिकेशन है अगर आप ऐसे लिखते हैं तो। खैर, तो इनिशियली जो मैच फंड, और ठीक है यहाँ पे लायबिलिटी और एसेट आप लोग लिख दोगे, ठीक है जी, वो मैं मान के चलूँगा, समय बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा फिलहाल के लिए। मैच फंड सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कर देंगे कितना, पूरे 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए इनर कॉलम के अंदर फिगर मैंने दिखा दी। इसके अलावा जो मैच एक्सपेंसेस हैं, डन, ठीक है, मैच एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे। लो जी लो, हमारे मैच एक्सपेंसेस माइनस हो गए कितने, 35,000 के, डन, ठीक बात है। इसके अलावा आगे जो दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड यानी यह मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हमारा एसेट होता है और एसेट तो यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ठीक है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो मेरा एसेट होता है। तो 60,000 की इन्वेस्टमेंट की होगी उस एनपीओ ने। खैर, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, शुरुआत में जब थ्योरी यानी रीजनिंग पढ़ रहे थे तब बोला था मैंने कि अगर इन्वेस्टमेंट पे कोई कमाई होगी ना, यानी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो गलती से भी मैच फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड मत कर देना। देखो सीधी बात है, अगर कोई खर्चा है तो फंड में माइनस होगा, अगर कोई भी कमाई है, कोई डोनेशन है, कोई रिसीट है या फंड की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट है, वो भी आपका इनकम ही हुई, तो वो भी आपके फंड में ही ऐड होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, इसे गलती से भी मैं यहाँ पर MFI लिख रहा हूँ, MFI मतलब मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, ये भी आपका यहाँ मैच फंड के अंदर ही ऐड होगा, इसे गलती से भी फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड मत कर देना। खैर, इसके अलावा आगे जो आपका दिया हुआ है वो तो आपका प्राइजेस पेड है, और जैसा कि हमने कहा था ये तो एक लावारिस एक्सपेंस है जिसका कोई फंड फिलहाल क्वेश्चन में नहीं है, केस नंबर 2 में नहीं है, तो डन, ठीक है। इसे तो कहाँ दिखाएंगे, इसे तो हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो एक छोटा सा अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे। बाकी जल्द ही, जैसा कि मैंने कहा था, इस चैप्टर में आगे जाके हमें कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना भी सीखना है, तो तब आप ये बात पूरी तरीके से और भी अच्छे से पकड़ जाओगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है। बाकी ये काफ़ी हद तक आपका पिछले साल जो हमने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट पढ़ा था उसकी तरह होता है, जो कहता है कि डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही तो कहता था, अगर याद ना हो तो मैं याद दिला देता हूँ। डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करो और क्रेडिट साइड में सारी की सारी कमाई यानी हमारी इनकम रिकॉर्ड करो। अब फिलहाल के लिए जो ये प्राइस पेड है ये तो हमारा एक्सपेंस है, तो ये किस साइड आएगा, ये आपके डेबिट साइड में आएगा, ध्यान रखना। ये आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह नहीं चलता कि पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलता है कि अगर खर्चा है तो डेबिट साइड, इनकम है तो क्रेडिट साइड। पिछले साल जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ करता था हमारा, तो 19,000 को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ आउटर कॉलम के अंदर हम फिगर निकाल देंगे जो कि होगी मेरी कितनी, 68,000। ठीक है जी, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे हम, बात हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्या यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ब्रैकेट में भी कुछ लिखने की नीड है? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ भी हम एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे और बात हमारी समाप्त हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, खैर तो क्वेश्चन नंबर 7 का केस नंबर 2 मैंने बता दिया है। ठीक है जी, आप दिमाग लगाओगे, अच्छे से समझने की कोशिश करोगे और केस नंबर जो फर्स्ट है वो आप खुद से करोगे। केस नंबर फर्स्ट के अंदर प्राइस फंड दिया है, प्राइज फंड दिया है, प्राइज फंड दिया है, यानी कौन सा फंड दिया है, प्राइस फंड दिया है। अब जो प्राइस पेड यानी अब प्राइजेस का ही खर्चा है तो वो आप प्राइस फंड में से ही माइनस कर दोगे। बट जो मैच एक्सपेंसेस हैं, अब केस नंबर फर्स्ट में तो मैं क्या बोलूँगा कि मैच एक्सपेंसेस लावारिस हैं, उनके लिए कोई फंड नहीं है। तो इस सिचुएशन में जो मैच एक्सपेंसेस होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में आएंगे। ऐसे एक्सपेंस जो लावारिस हैं, जिनका कोई फंड नहीं है, वो एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मान के चलो ऐसे तो कुछ एक ही तो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका फंड होते हैं, मान के चलो मैक्सिमम एक्सपेंसेस तो सभी यहाँ पर आएंगे। जल्दी जैसे ही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे तब आप समझ जाओगे, भाई सैलरी होगा और पोस्टेज होगी, जनरल एक्सपेंस होंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस होंगे और ढेरों सारे एक्सपेंस होते हैं एनपीओ के अंदर, सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जिनका कोई फंड नहीं है तो वो कहाँ आएंगे, वो यहाँ आएंगे। जिनका फंड है तो ठीक है, वो फंड में से माइनस हो जाएंगे। तो ये कहानी है आपकी टोटल कुल मिला के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 प्योरली आप ही करोगे। ठीक है जी, मैं इसे बोल जरूर देता हूँ लेकिन ये क्वेश्चन मैं नहीं कराने वाला हूँ बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल नहीं कराऊंगा। ठीक है जी, बाकी बोल देता हूँ, सारी की सारी बातें खुद से अटैम्प्ट करिए। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है जी, और करके मुझे भेजना, कोई गलती होगी तो ज़रूर मैं बताऊँगा। मैच फंड शुरुआत में भी बैलेंस 80,000 आपको यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिखाना है बैलेंस शीट में। देन मैच फंड इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है तो एसेट साइड में दिखाओगे आप। इसके अलावा मैच फंड बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है। शुरुआती रीजनिंग में मैंने बताया था ना कि शुरुआत में जब डोनेशन मिलती है तो यहाँ फंड आता है, यहाँ बैंक बैलेंस आता है। तो इस बार क्वेश्चन में बैंक बैलेंस भी दिया है। अभी तक के क्वेश्चन में नहीं दिया था, अब नहीं दिया था तो हम नहीं दिखा रहे थे, अब दिया है तो दिखा देंगे, हैं क्या दिक्कत की बात है। तो मैच फंड का बैंक बैलेंस भी दिया है, तो बैंक भी क्या होता है, एसेट होता है, तो एसेट साइड के अंदर आ जाएगा, बात खत्म। यानी मैच फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट साइड में आएगा। मैच फंड बैंक बैलेंस एसेट है, एसेट साइड के अंदर आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो मैच फंड इन्वेस्टमेंट की गई थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाई है हमारी, बट मैच फंड इन्वेस्टमेंट में ऐड मत करना। कहाँ ऐड होगा, मैच फंड के अंदर जाकर ऐड हो जाएगी। जो इंटरेस्ट है वो हमारी कमाई है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कमाई है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो हमारे फंड के अंदर जाके ऐड हो जाएगा। और सबसे आखिरी आइटम मैच एक्सपेंसेस, खर्चे हैं, एक्सपेंस है तो क्या होगा, मैच फंड के अंदर से माइनस हो जाएगा। तो मैंने सारी की सारी बातें बोल दी हैं। स्टिल फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन आती है तो ठीक है जी, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। खैर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 कंपेरेटिवली थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन अपेरेंटली देखने में बिल्कुल ऐसा लगेगा आपके कि हैं ठीक है इसमें क्या खास बात है, ये तो नॉर्मल ही तो है क्वेश्चन, बट वो खास क्वेश्चन है। कैसे, जरा समझते हैं बात को। उससे पहले मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है जी, उसे समझने की कोशिश करना, बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी, अगर सपोज करो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो मैच फंड आपके पास में 10,000 रुपये मौजूद है। मैच फंड आपके पास में 10,000 रुपये मौजूद है। सपोज करो आपके जो एक्सपेंस हुए हैं वो हुए हैं 8,000 रुपये के। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, भाई मैच फंड 10,000 रुपये दिखाओगे, उसमें से 8,000 के खर्चे माइनस करोगे, 2,000 रुपये बचे रह जाएंगे, उसे आउटर कॉलम में बैलेंस को निकाल दोगे। बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अनदर केस, 10,000 रुपये का मैच फंड है और खर्चे एग्जैक्टली 10,000 हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में 10,000 का मैच फंड दिखाकर 10,000 के खर्चे माइनस करोगे और आउटर कॉलम में निल दिखाओगे। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, 10,000 में से 10,000 माइनस हो गए, कुछ भी नहीं बचा। अच्छा ठीक है, तीसरा केस, शायद उम्मीद करोगे समझ गया होगा मैं कौन सा केस लेने वाला हूँ। 10,000 का मैच फंड है लेकिन इस बार खर्चे हो गए ज़्यादा। सपोज करो खर्चे हो गए 14,000 के। अब आमतौर पर हमने कंक्लूजन बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है कि ठीक है जो एक्सपेंसेस होंगे वो फंड में से माइनस होंगे, लेकिन इफ़ फंड इज़ इनसफिशिएंट,
इफ़ फंड इज़ इनसफिशिएंट तो फिर क्या होगा? क्या फिर भी हम ऐसे करेंगे कि ठीक है 10,000 का मैच फंड है और 14,000 के खर्चे हो गए तो 14,000 माइनस करके नेगेटिव के 4,000 का बैलेंस दिखाएं? बैलेंस शीट में आज तक भी हमने कोई नेगेटिव का बैलेंस दिखाया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए भाई? देखो सीधी सी बात है, हाँ हमने 10,000 का फंड बनाया हुआ है, खर्चे 14,000 के हो गए हैं। अच्छा अगर फंड ना बनाया होता तो क्या करते? ऐसे खर्चे जिनके लिए कोई फंड नहीं होता तो क्या होता है? तो ऐसे सिचुएशन में वो खर्चे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाते हैं। अब यहाँ 10,000 का तो फंड है हमारे पास, 14,000 के खर्चे हो गए, तो हम पहला सवाल, क्या यहाँ बैलेंस शीट में से मैच फंड में से 10,000 में से क्या हम कुछ भी माइनस नहीं कर सकते? नहीं, कुछ तो कर सकते हैं। 10,000 रुपये तो हमारे पास मौजूद हैं, तो ठीक है जो 14,000 के टोटल एक्सपेंसेस हैं उसमें से 10,000 रुपये तो हम यही बैलेंस शीट में से माइनस कर लेंगे। जो बाकी के बचे 4,000 रुपये हैं भाई उनके लिए कोई फंड मौजूद नहीं है, क्योंकि फंड तो खत्म हो गया है। टोटल 14,000 के खर्चे थे, उसमें से 10,000 का वहीं से हमने कॉपअप कर लिया, यानी मैच फंड में से कॉपअप कर लिया। बाकी का जो 4,000 रुपये का बचा है तो ठीक है उसके लिए लावारिस हो गया, कोई फंड नहीं है, अब खत्म हो गया। तो जो पेंडिंग हुए 4,000 उसे हम कहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिप्रेजेंट कर देंगे अपना टू मैच एक्सपेंसेस नाम से ओनली 4,000। यानी कि आप एक केस के तौर पर अपनी कॉपी के अंदर बात लिख सकते हो, बॉक्स बनाकर अच्छे सितारे के तौर पे, क्या कि इन केस फंड इज इनसफिशिएंट। क्या लिख सकते हो? दोबारा से सुन लो ध्यान से। इन केस फंड इज इनसफिशिएंट टू कॉप अप द एक्सपेंसेस, यानी एक्सपेंसेस को कॉप अप, एक्सपेंसेस को पे करने के लिए अगर फंड इनसफिशिएंट हो, इन केस फंड इज इनसफिशिएंट टू कॉप अप द एक्सपेंसेस, इन दैट केस एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ फंड अवेलेबिलिटी, expenses to the extent of fund availability are deducted from the fund in the balance sheet. Expenses to the extent of fund availability are deducted from the fund in the balance sheet, यानी जितनी हद तक हमारे पास में फंड मौजूद होगा उतनी हद तक एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में से माइनस कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट लाइन के अंदर लिख सकते हो रेस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस या पेंडिंग एक्सपेंसेस या अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस, कुछ भी आप शब्द का यूज कर सकते हो। पेंडिंग एक्सपेंसेस, रिमेनिंग एक्सपेंसेस, अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस, यानी थोड़े से एब्जॉर्ब हो गए फंड से, बाकी के अनएब्जॉर्ब्ड रह गए। या कह सकते हैं जो रिमेनिंग एक्सपेंसेस हैं, तो रिमेनिंग एक्सपेंसेस आर टू बी शोन, remaining expenses are to be shown in the debit side of a income and expenditure account. Remaining expenses are to be shown in the debit side of a income and expenditure account. तो खैर इस वाली बात को जरूर अच्छे से बॉक्स के अंदर बंद करके लिख लो। अगर एक बार मैंने बोल दिया नहीं लिख पाए हो तो ठीक है जी, वीडियो को बैकवर्ड कर करके दोबारा से समझ लो और दोबारा से लिख लो। खैर तो इसी ही तर्ज पे जो कि आपका फिलहाल के लिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जो निश्चित तौर पे बेगैरत बेपरवाह एविंग क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो देखो सबसे पहले हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड कितनी है। अब ओरिजिनली अगर देखा जाए कि फंड का बैलेंस कितना आपको नजर आ रहा है, फंड का बैलेंस है 24,000। इसकी सबसे पहले मैं छोटी सी अपनी थोड़ी सी वर्किंग कर देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद में आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ जाएगी। हमारे पास में अवेलेबिलिटी ऑफ मनी अवेलेबल कितना है, तो देखो ओरिजिनल जो कि है आपके जो कि है फंड वो कितना है, वो है आपका 24,000 रुपये का। क्या मैं ये बोल दूं कि हमारे पास में सिर्फ इतना ही पैसा मौजूद है? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि पैसा आया भी तो है। अगर आप क्वेश्चन में देखो सबसे पहला आइटम है मैच एक्सपेंसेस, 1,02,000। एक्सपेंसेस को छोड़ दो, फंड है 24,000, साथ में डोनेशन थोड़ी और मिली है, हमें डोनेशन थोड़ी और मिली है, यानी इसकी वजह से हमारा पैसा बढ़ गया होगा। 40,000 की डोनेशन मिली है तो उससे हमारी फंड अवेलेबिलिटी बढ़ गई होगी 40,000 रुपये से। इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ अ मैच टिकट बेच के थोड़ी बहुत कमाई भी हुई है, तो वो भी तो पैसा आया है ना, वो भी अवेलेबल है ना आपके लिए पास में कि आप पैसा खर्च कर सको। येस, वो भी मौजूद है। कितने के आपने टिकट बेच दिए हैं? 15,000 की। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ कि बक्से के अंदर कितने पैसे मौजूद हैं, यानी कि आपके पास में कितनी मनी अवेलेबल है। ओरिजिनली 24,000 का फंड था, 40,000 की एडिशनल डोनेशन आई, 15,000 की मैच टिकट सेल से हमारी कमाई होगी, यानी कि टोटल कुल मिला के हो गए आपके ये 79,000 रुपीज़। यानी कि टोटल अगर मैं कहूँ मनी अवेलेबल आपके पास में कितनी है, वो है आपकी 79,000। अब उसमें से 1,02,000 रुपये के क्या हुए हैं खर्चे। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली बड़ा ही छोटा सा काम करेंगे भाई, जितना
फंड में से यानी कि इस मनी अवेलेबल में से कोप अप हो सकता है उतना तो यहाँ से कोप अप कर लेंगे, और जो रिमेनिंग होगा, अब रिमेनिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, रिमेनिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, रिमेनिंग एक्सपेंसेस हो गए हमारे 1,02,000 में से 79,000 माइनस कर दो तो बस 20 कितना 23,000 कैसे निकाला 23, 1,02,000 में से 79,000 माइनस करके, यानी कि 1,02,000 के टोटल खर्चे थे, वो 79,000 तो उस कमाई से एब्जॉर्ब हो गए, बाकी के जो बचे वो हम अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे। ना चाहते हुए भी दिखाना तो नहीं चाहते, बट क्या कर रहे हैं, पैसा ही काफ़ी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बस अभी इस सिचुएशन को मैंने वैसे तो बता दिया है। ठीक है जी, और रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट के अंदर माना सबसे पहला आइटम एक्सपेंस है, बट आपको एक्सपेंसेस को शुरुआत में नहीं दिखाना है। आपको शुरुआत में क्या दिखाना है, आपको शुरुआत में दिखाना है मैच फंड विद 24,000, देन उसके अंदर ऐड कर देनी है डोनेशन कितनी 40,000, देन उसके अंदर ऐड कर देनी है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मैच टिकट्स कितनी 15,000, एंड देन उसमें से माइनस कर देने कितने, भाई टोटल मनी अवेलेबल कितनी है 79,000, तो क्या टोटल एक्सपेंसेस 1,02,000 माइनस कर दोगे, यानी मैच एक्सपेंसेस माइनस तो करेंगे हम, जरूर करेंगे, बट कितने मैच एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, लिखवाया है ना अभी, पढ़ लो उस लाइन को दोबारा कि एक्सपेंसेस टू द एक्सटेंट ऑफ फंड अवेलेबिलिटी, जितनी हद तक फंड अवेलेबल होगा सिर्फ उतनी ही हद तक बैलेंस शीट में माइनस करेंगे। तो टोटल मनी अवेलेबल कितनी है 79,000, तो लेस मैच एक्सपेंसेस माइनस करेंगे सिर्फ और सिर्फ 79,000 ही, और जब आप कैलकुलेशन करोगे तो नेट बैलेंस आपका जीरो आएगा, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर नील आएगा, यानी दैट मीन्स हमारे पास अब कोई भी पैसा नहीं बचा है। पैसा तो बचना ही नहीं था ना, बल्कि कमी पड़ गई पैसे की तो, और जो बाकी के खर्चे हुए जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हमारी फंड अवेलेबिलिटी से, वो कितने हैं वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लिया 23,000। तो हम छोटा सा अपना नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, डेबिट साइड में टू मैच एक्सपेंसेस दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 23,000। कैसे आया 23,000, ये रही हमारी कैलकुलेशन। क्या ये कैलकुलेशन हमें वर्किंग नोट में करने की ज़रूरत है या कहीं दिखाने की ज़रूरत है, नहीं, ये बहुत बचकानी बात है, हमें कहीं भी इसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये हमारी आज की क्लास का एक बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है जी, एकदम शानदार क्वेश्चन था, तो इसे जरूर अच्छे से याद रखिएगा। तो खैर फिलहाल के लिए आज की क्लास ख़त्म हुई। अच्छे से अपना ध्यान रखो, परिवार वालों का ध्यान रखो, सभी का ध्यान रखो जिनका आप चाहते हो। तो अगली क्लास में मिलते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे अपने फटाक से जल्दी से NPO को ख़त्म कर देंगे और डन। तो डन, टाटा बाय बाय, टेक केयर।